वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया है, पूरा कोड ऑन वेजेस अच्छी तरीके से खत्म भी हो चुका है हमारा। आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस आई प्रिपेयर्ड फॉर यू ऑलरेडी। शेयर भी कर दिया मैंने, ड्राइव में अपलोड कर दिया, टेलीग्राम में शेयर कर दिया है। एंड दोज आर कमिंग फेस टू फेस, यू मस्ट हैव गॉट द हार्ड कॉपी ऑफ द क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग इट। रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। Elaborate the provision relating to the fines under section 19 of the code on wages। हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइन्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ फाइन्स के लिए क्या बोला था, ध्यान से सुनना। इंप्लॉयर, अभी कुछ लिखोगे नहीं, खाली याद करो, प्रोविजंस रिवाइज करवा रहे। इंप्लॉयर इंप्लॉय के ऊपर तब तक कोई भी फाइन लेवी नहीं करेगा जब तक अप्रूवल नहीं ले लिया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से। इफ अनलेस अ प्रायर अप्रूवल हैज बीन टेकन फ्रॉम द एजी, नो फाइन्स कैन बी लेविड ऑन द एम्प्लॉय। फिर उसके बाद बोला गया था ऐसे एम्प्लॉय हु आर एट द एज ऑफ लेस देन 15 ईयर्स, जो 15 साल से कम के हैं, उनके ऊपर फाइन इंपोज किया जा ही नहीं सकता। एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन shall not exceed 3% of the total wages payable to them, and fine cannot be imposed unless reasonable opportunity of being heard has been given। याद है, opportunity of being heard देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉय को, शो कॉज नोटिस देने का मौका देना पड़ेगा। जब तक उन्होंने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया, यू कैन नॉट लेवी एनी फाइन ऑन द एम्प्लॉय। एंड ऑल्सो बोला गया था कि आप फाइन तभी इंपोज कर सकते हो, फाइन तभी कलेक्ट कर सकते हो व्हेन यू हैव लेविड द फाइन विद इन 90 डेज। मतलब विद इन 90 डेज ऑफ द इंपोजिशन ऑफ द फाइन यू कैन कलेक्ट द फाइन, लेटर ऑन you cannot collect it। Fines has to be collected within 90 days of its imposition, after which the period expire, fine also expire, no fine can be levied later on। याद है आपको ये सब? तो ये सारा प्रोविजंस रिलेटिंग टू क्या पढ़ा दिया था, बताओ, फाइन। अब अगर आप देखोगे ऑलरेडी कॉपी में अच्छे तरीके से इसका नोट्स तुम लोग को लिखवाया हुआ है। खोलो कॉपी, खोलो, देखो कोड ऑन वेजेस, आई विल शो यू, वी हैव डन ऑल द थिंग्स। ये रहा, देखो पूरा ये आपको एज इट इज पॉइंट फॉर्मेट में लिख कर आना है। देख रहे हो, फाइन्स अंडर सेक्शन 19 पूरा एज इट इज लिख कर आना है, विदाउट एनी चेंजेस। डायरेक्ट क्वेश्चन है, दिस इज नॉट अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्टली ऐसे ही लिख कर आना है, इसी फॉर्मेट में पूरा एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके आओगे। पढ़ो क्या क्या लिखा है। कोई भी फाइन इंपोज नहीं करेंगे जब तक एजी का प्रायर अप्रूवल नहीं लिया है। और एक चीज बोला था, इंप्लॉयर को ना एक नोटिस अपने एस्टैब्लिशमेंट के बाहर डिस्प्ले करके रखना है, जिसमें एक्ट्स एंड ओमिशंस लिख कर रखेगा, क्या क्या करना अलाउड है, क्या क्या करना अलाउड नहीं है, और किसका कॉन्ट्रवेंशन करने से फाइन लग सकता है। तो ये सब उसको लिख कर रखना पड़ेगा प्रीमाइसेस के बाहर डिस्प्ले करके। अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज नोटिस, मैक्सिमम फाइन कैन नॉट एक्सीड 3% ऑफ द वेजेस पेबल, नो फाइन फॉर एम्प्लॉइज बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स, नो फाइन कैन बी रिकवर्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इम्पोजिशन, एंड ऑल द फाइन एंड द रियलाइजेशन मतलब जितना फाइन तुमने कलेक्ट किया है, इसको अलग से मेंटेन करके रखना पड़ेगा रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स में। तो ये पूरा एज इट इज आपको लिख कर आना है। बोलो मैनेजेबल और नॉट? कर लोगे? लर्न भी हो गया, एक बार रिवाइज भी हो गया अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो लाओ, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे की पॉइंट्स तो लिख लो, एटलीस्ट जल्दी जल्दी लिखो। चलो की पॉइंट्स लिखो अपने आप से, ट्राई टू राइट ऑन द की पॉइंट्स, खुद से लिखो। ऑलरेडी वी हैव डन द रिवीजन, की पॉइंट्स लिखो खुद से, राइट ऑन द की पॉइंट्स। अब ये भी कॉपी कर करके लिख रहे हो? कुछ तो खुद से लिखो।
एग्जाम में ऐसे नहीं लिख कर आना, पूरा सेंटेंस में लिख कर आना। ये तो मैंने बस तुमको की पॉइंट्स लिखवा दिया है। हो गया? चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेमोन्स्ट्रेट क्लेम्स मेड अंडर कोड ऑन वेजेस। ये भी कल ही हम लोगों ने किया है, सेक्शन 45। याद है सेक्शन 45? पूरा सेक्शन 45 लिख कर आना है। एजी अपॉइंट करेगा एक या एक से ज्यादा अथॉरिटी ऑथराइज्ड ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ गैजेटेड ऑफिसर, जिन लोग क्लेम वगैरह डिटरमाइन करेगा। क्लेम के साथ साथ कंपनसेशन भी डिटरमाइन कर सकता है, विच कैन एक्सटेंड अप टू मैक्सिमम 10 टाइम्स द अमाउंट ऑफ द क्लेम पेड। और इनको टाइम लिमिट दिया गया 3 महीने के अंदर इनको अपना जो है डिस्पोजल करना है। और अगर एम्प्लॉयर क्लेम पे नहीं किया, फेल कर दिया, तब इन दैट केस जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो ऑफिसर को बोलेगा, ऑथराइज्ड ऑफिसर को, और ऑथराइज्ड ऑफिसर कलेक्ट करेगा, किसको बोलेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या फिर कलेक्टर को, जैसे एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करता है, और वो जमा करेगा अथॉरिटी को, और अथॉरिटी एम्प्लॉय को डिसबर्स कर देगा। याद है? तो पूरा सेक्शन 45 देखो यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी। देखो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पूरा किया था हम लोगों ने डिस्कस। एक या एक से ज्यादा अपॉइंट करेगा ना अथॉरिटी, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ द गैजेटेड ऑफिसर। सेक्शन 45। और अपील किया था उसके बाद, देखो ये रहा, देख रहे हो, एजी में अपॉइंट वन और मोर अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ क्या, गैजेटेड ऑफिसर, टू डिटरमाइन द क्लेम। कंपनसेशन 10 टाइम्स हो सकता है। क्लेम डिसाइड करेगा कितना दिन के अंदर, 3 महीना। और अगर एम्प्लॉयर फेल्स टू मेक द पेमेंट, तब फिर इन लोग क्या करेगा, डीएम या कलेक्टर को बोलेगा क्या कि कलेक्ट करो आप अपने आप जाकर, इन द वे दैट यू कलेक्ट द लैंड एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू, और वो अथॉरिटी को देगा और अथॉरिटी एम्प्लॉय को देगा। और क्लेम के लिए एप्लीकेशन कौन कर सकता है? इट कैन बी डन बाय द कंसर्न एम्प्लॉय, या फिर ट्रेड यूनियन जिसका वो रजिस्टर्ड मेंबर है, या फिर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। और अगर मल्टीपल एम्प्लॉय है उसके लिए आप एक सिंगल एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हो फॉर द कलेक्टिव क्लेम। सिंगल एप्लीकेशन कैन बी फाइल फॉर द कलेक्टिव क्लेम। एंड एप्लीकेशन को कितने दिन में फाइल करना है? 3 साल फ्रॉम द राइजिंग ऑफ द क्लेम। ठीक है, देख लो इसे पूरा क्लियर है कि नहीं। ये पूरा एज इट इज लिख कर आना है। अब एग्जाम में चार्ट बनाकर थोड़ी लिखोगे, पॉइंट 1 2 3 करके लिख देना। पॉइंट 1 लिखना अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी, पॉइंट 2 लिखना कंपनसेशन एंड टाइमलीनेस, पॉइंट 3 लिखना रिकवरी मैकेनिज्म, पॉइंट 4 एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड बाय फॉलोइंग पर्सन, पॉइंट 5 सिंगल एप्लीकेशन, पॉइंट 6 ऐसे करके पॉइंट वाइज में आपको लिख कर आना है। लिख लो शॉर्ट में जल्दी से की पॉइंट्स, जस्ट राइट ऑन द हेडिंग, राइट ऑन द की शॉर्ट पॉइंट्स, जस्ट द हेडिंग, जल्दी जल्दी लिख लो। खाली की पॉइंट्स लिख लो, हेडिंग हेडिंग। टाइम लिमिट 3 months, 10 times compensation maximum, not below the rank of gazetted officer। Who can file the application? Write down। एप्लीकेशन 3 साल में फाइल करना है, जस्ट द हेडिंग। घर पे इसको प्रॉपरली लिखोगे, हाँ, दैट विल बी योर होमवर्क। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 3। और देखो ये सब क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, रिसेंटली आया हुआ है सब। मैंने बगल में टर्म्स भी लिख दिया कब कब आया हुआ है। डेमोन्स्ट्रेट द टाइम लिमिट फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस, दिस वी हैव डन ऑलरेडी। टाइम लिमिट वाला खोलो जल्दी से, टाइम लिमिट खोलो जल्दी से खोलो। सेक्शन नंबर बताओ। 17 है कोड ऑन वेजेस का, देखो सेक्शन 17 ऑफ कोड ऑन वेजेस। टाइम लिमिट खोलो, सेक्शन 17 है ना? चलो लिखो, बोलते जाओ क्या क्या होगा। डेली बेसिस में अगर तुमने एम्प्लॉय को हायर किया है तो एट द एंड ऑफ द शिफ्ट ना, एट द एंड ऑफ द शिफ्ट, याद है? फिर क्या था बताओ? वेरी गुड, वीकली बेसिस में किया तब क्या होगा, लिखते जाओ। लास्ट वर्किंग डे ना, दैट इज द डे बिफोर द वर्किंग हॉलीडे, हॉलीडे के पहले वाला जो दिन है, वीकली बेसिस में। ठीक है, फिर उसके बाद मंथली बेसिस, अच्छा पहले फोर्टनाइटली बेसिस। फोर्टनाइटली में क्या बोला था बताओ?
वेरी गुड. बिफोर द एंड ऑफ द सेकेंड डे आफ्टर द एंड ऑफ द फोर्टनाइट. बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्या, सेकेंड डे. तो लिखते जाओ, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्या, सेकेंड डे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फोर्टनाइट. बिफोर द एंड लिख लो, यहाँ पे दो जगह एक्सपायरी अच्छा नहीं लगेगा. आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फोर्टनाइट. और मंथली में 7th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, बिफोर द 7th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ. तो मंथली बेसिस में बिफोर द 7th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ. सब लिखा हुआ है कॉपी में, वही कॉपी पेस्ट करना है. और वीकली बेसिस में लास्ट वर्किंग डे. ठीक है. और अगर कोई इंप्लॉय का टर्मिनेशन हुआ, लिखो. लिख क्यों नहीं रहो? बैठे रहने से कुछ नहीं होगा. जब तक लिखोगे नहीं, याद नहीं होगा. अगर हम लिख रहे हैं तो तुम लोग को लिखने में शर्म आ रहा है क्या? लिखो, कॉपी पेन निकालो, स्टार्ट राइटिंग डाउन. कहाँ लिखे हो, दिखाओ. इसमें लिखने से होगा? तुमको खुद को समझ में आएगा जब खोलोगे बाद में. कॉपी में लिखो ना, स्क्रिबल नोट्स. कॉपी नहीं लाए हो, लिखो. और घर पे दोबारा लिखना. जितने बार लिखोगे उतना याद होते चला जाएगा. और जिन लोग ऐसे ही बैठा हुआ है, ताक रहा है मेरे को, अरे ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम तो कॉपी में मार्क करवा सकते हैं, बट फिर भी लिख रहे हैं हम, ताकि तुम लोग को मोटिवेट करे. तुम लोग लिखो. लिखो, जितनी बार लिख सकते हो लिखो. स्पीड बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है? स्पीड ही तो बढ़ रहा है. सब तो कॉपी में लिखा हुआ ही है, बट फिर भी लिखवा रहे कि नहीं? तो लिखो. जितनी बार लिखोगे याद होते चला जाएगा. समझ में आ रहा है? अब बताओ, रिमूवल, टर्मिनेशन, रिट्रेंचमेंट में क्या होगा? रिमूवल, टर्मिनेशन. वेरी गुड. तो कितना दिन के अंदर? 2 वर्किंग डेज ऑफ सच रिमूवल, टर्मिनेशन या फिर रिट्रेंचमेंट. 2 वर्किंग डेज ऑफ सच रिमूवल या फिर रेजिग्नेशन या फिर रिट्रेंचमेंट. रिट्रेंचमेंट मतलब खुद हम लोगों ने एज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हटा दिया, क्योंकि काम नहीं है हमारे पास. में भी ट्रेड रिसेशन चल रहा है, कोई भी रीजन चल सकता है. तो रिट्रेंचमेंट हुआ, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस हुआ, रिमूवल हुआ. तो विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ सच डिसमिसल, रिमूवल, रिट्रेंचमेंट, वेजेस हैज टू बी पेड टू द एम्प्लॉय. ठीक है, टाइम लिमिट डन. देख लो एक बार अच्छे से. कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो. देखो पूरा अच्छे से देखो. और एक चीज बताया था, कुछ एग्जेम्पशंस था. एजी चाहे तो कुछ कुछ क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस, ये वेज लिमिट को अलग भी कर सकता है, वेरी भी कर सकता है. डिफरेंट वेज लिमिट में भी फिक्स्ड, टाइम लिमिट में भी वेरीड फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एज एजी में प्रेस्क्राइब. तो लिख लो, टाइम लिमिट ऑफ वेजेस कैन बी ऑल्टर्ड फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एज एजी में थिंक फिट. ठीक है, एजी में प्रोवाइड डिफरेंट टाइम लिमिट ना फॉर वेज पेमेंट in case of different class of establishment with respect to nature of work being done there as it thinks reasonable. उसको अगर अच्छा लगेगा तो देखो ये सब आंसर तुमको डिफरेंट बनाएगा. बाकी लोग ऊपर वाला लिखेगा, नीचे वाला नहीं लिख कर आएगा. तुमको ये भी लिख कर आना है ना एग्जामिशन. ठीक है, लिख लो. और एक लाइन लिखो, नथिंग कंटेन्ड in the above provisions shall affect the time limit for payment of wages provided in any other law द टाइम बीइंग इन फोर्स. कोई और लॉ में कोई टाइम लिमिट है तो वो वैसे एज इट इज रहेगा, ये उसको ओवरराइड नहीं कर सकता. ठीक है, राइट डाउन. हो गया, चलो आगे बढ़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. लिख लियो ना. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. एलाबोरेट द प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग द मिनिमम वेजेस.
हाँ, तुमको दोनों मेथड लिख कर आना है, कमिटी मेथड एंड नोटिफिकेशन मेथड। अच्छा, और एक चीज लिख देना कि एजी रेगुलर इंटरवल में फिक्स या रिवाइज करता है मिनिमम वेजेस, बट सच अ पीरियड ऑफ इंटरवल शैल नॉट एक्सीड अ पीरियड ऑफ 5 years। फिर फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग द मिनिमम वेजेस या रिवाइजिंग द मिनिमम वेजेस था ना, नेचर ऑफ द हैजर्डस वर्क इन्वॉल्व, वर्क कैसा है, स्किल्स कितना इन्वॉल्व है, उसके बेसिस पे वो रिवाइज करता है मिनिमम वेजेस, था ना ये सब। तो यहाँ मेथड्स के बारे में लिखना और ये सारे पॉइंट्स के बारे में लिख कर आना है आपको, ठीक है। तो क्या लिखोगे जल्दी से देखो। देखो ये पूरा लिख कर आना, ये यू हैव टू राइट अबाउट दिस। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कमिटी मेथड याद है, एजी अपॉइंट करेगा जितना भी कमिटी उसको नेसेसरी लग रहा है रिकमेंड करने के लिए मिनिमम वेजेस, जिन लोग इंक्वायरी वगैरह कंडक्ट करेगा फॉर फिक्सेशन ऑफ द मिनिमम वेजेस। कमिटी कंसिस्ट ऑफ 3 parties, representative of the employer, employees and equal in number, and also independent expert not exceeding 1/3 of the total members of the committee। इसको ट्राई पार्टी कमिटी भी बोलते हैं, याद है ये सब। और नोटिफिकेशन मेथड में क्या होता है, एजी एक नोटिफिकेशन पब्लिश करता है जहां पे इज इनवाइटिंग सजेशन फ्रॉम द अफेक्टेड पार्टीज with regard to the amount of the minimum wages to be fixed, giving them at least 2 months time to give their reviews। क्लियर है। अब यहाँ पे जब रिव्यूज वगैरह लोग दे देता है तो एजी फाइनल नोटिफिकेशन पब्लिश करता है ऑफिशियल गैजेट में along with the date of applicability। अगर कोई डेट नहीं लिखा कब से मिनिमम वेजेस अप्लाई करेगा, सो डीम टू बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम द 3 months आफ्टर इट्स पब्लिकेशन इन ओजी। लेकिन और एक चीज बोला कि जब भी कंसल्ट करना होगा किसको बताओ, कंपल्सरली एडवाइजरी बोर्ड को, ठीक है। कौन से मेथड में, नोटिफिकेशन मेथड में। क्लियर है। और रिव्यू करना है मिनिमम वेजेस को नॉट एट एन इंटरवल एक्सीडिंग 5 years। ये पूरा का पूरा आपको लिख कर आना है अच्छे से, लिख लो शॉर्ट में जल्दी से, राइट डाउन, गिविंग यू 2 minutes टाइम। पूरा लिखो इसको। कमिटी मेथड हेडिंग दे दो, 2 methods, 2 methods, कमिटी मेथड, नोटिफिकेशन मेथड, कमिटी मेथड, नोटिफिकेशन मेथड। नहीं ये सब इतना नहीं लिखना है, बस कमिटी मेथड, नोटिफिकेशन मेथड, पूरा एक्सप्लेन बोथ मेथड्स, और लास्ट में पीरियोडिक रिव्यू 5 years एट एन इंटरवल नॉट एक्सीडिंग, कितना बोला था, 5 years, एट एन इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 5 years, एट एन इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 5 years। और इसको पूरा एक्सप्लेन भी करना, हाँ, यू नीड टू एक्सप्लेन दिस। और अब याद हो गया होगा, कितनी बार पढ़ चुके हो मेरे साथ ये वाला, ठीक है, कर लोगे मैनेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। ट्राई पार्टी वगैरह सब लिख लोगे ना। और रिव्यू कौन करता है, एजी ना, फॉर मिनिमम वेजेस, अलग अलग इंटरवल पे, बट सच इंटरवल शैल नॉट एक्सीड अ पीरियड ऑफ 5 years। ओके, शैल वी प्रोसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, रीड द क्वेश्चन। Bright Future Limited is imparting education to the student. It has been facing financial difficulty and has delayed salary payment and other dues to its employee for the past 3 months। मतलब टाइमली पेमेंट वगैरह नहीं दे रहा है। सेवरल एम्प्लॉय इसलिए रिजाइन भी कर लिया है, और जो रहे रहे उनको कंसर्न अबाउट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो जो एम्प्लॉय लोग अभी है उन लोगों ने कंपनी मैनेजमेंट को जो है अप्रोच किया है, बट कोई मेजर्स नहीं लिया गया है। तो एम्प्लॉयज लोग बोल रहे हैं लीगल एक्शन लेंगे। तो क्या वो लोग एक्शन ले सकता है फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द एम्प्लॉयर। क्लेम्स वाला ही तो 45 लिख कर आना पूरा इसके अंदर। क्लेम एंड कंपनसेशन, जब एम्प्लॉयर पे नहीं करेगा तभी तो क्लेम्स आएगा ना। अमाउंट ड्यू दे कैन रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉयर बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ गैजेटेड ऑफिसर, उसको आप एप्लीकेशन फाइल करोगे। तो एम्प्लॉय कैन कलेक्टिवली गो एंड फाइल द एप्लीकेशन, या फिर कौन हु कैन फाइल द एप्लीकेशन, दे कैन गो टू अ ट्रेड यूनियन। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पे स्टार्ट करना है आंसर। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में पूरा स्टार्टिंग से लिख रहे थे, यहाँ किससे स्टार्ट करना है, एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉय either themselves or through a registered
trade union of whom they are the member, or through an inspector come facilitator may file an application to the authority appointed by AG, not below the rank of gazetted officer within 3 years ना, 3 years कहाँ से, from the amount due dates. For settlement of the claim. The authority shall endeavor resolve the application within a period of कितना, 3 months, है ना. By passing an order for payment of claim along with compensation if it deems fit up to an amount which may extend up to कितना, 10 times the claim amount ना. If employer fails to make the क्या, payment, then the authority may delegate the responsibility of recovery of claim and compensation the collector or where the establishment is situated. If any party is they may file an appeal to appellate authority ना, याद है 90 days के अंदर. अपीलेट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 49 था ना, और ऊपर में एज पर सेक्शन 45 लिख लेना, ठीक है. ऊपर का प्रोविजन किसके अंदर था, एज पर 45, तो ऊपर में लिख लेना एज पर सेक्शन 45. बस हो गया. ये पूरा क्या हो गया, रिलेटेड प्रोविजन. ये रिलेटेड प्रोविजन. ऑफ फैक्ट्स एनालिसिस लिख लो 2-3 लाइन में. इन द गिवन केस स्टडी
several employees are being harassed by the employer for the non-payment of the wages, so they can collectively go and file an appeal to the concerned authority which lies within their jurisdictional area for the settlement of the claim. Conclusion: hence, in the light of the above discussion, we can conclude that recovery of claim and compensation can be done by the employee from the employer by making an application to the concerned authority. हो गया. अच्छा, और एक लाइन ये भी ऐड कर सकते हो, सिंगल एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड ना, यहाँ पे तो मल्टीपल एम्प्लॉइज का हो रहा है ना बात, तो वाला पॉइंट भी लिख लो, सिंगल एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड फॉर मल्टीपल क्लेम्स. एग्जाम में ई मत लिखा ना भाई, ठीक है. आप समझिए इसका आंसर कैसे लिखना है. यू आर गेनिंग द कॉन्फिडेंस और नॉट, टेल मी. चलो आगे बढ़ो. देखो ये सब आंसर लिखोगे ना फुल मार्क्स मिलेगा, लॉ में भी मार्क्स नहीं कटेगा ऐसा जबरदस्त आंसर लिख कर रहोगे तो. आगे बढ़े. श्योर. अच्छा लिख रहे हो तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आई एम वेटिंग फॉर यू. जिन लोग का हो गया उन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, ट्राई करो सॉल्व करने का, बाकी लोग ये वाला लिखो जल्दी से. So I hope guys we are done with this. We are proceeding ahead. We are proceeding ahead guys. ABC Limited is a medium-sized manufacturing company that produces automotive parts. The company has a workforce of 150 employees, including both production line and administrative staff. ABC Limited typically award annual bonuses. Okay. Upon conducting the investigation, the management discovered evidence of theft. Oh my God! Employee लोग मिलकर चोरी किया, fraud किया है. अब इन लोग बोल रहा है एलिजिबिलिटी ऑफ बोनस बताओ. देखो, a person is disqualified from receiving the bonus if he has been terminated from the employment on grounds of fraud, theft, riotous behavior, sexual harassment, convicted. If he has been convicted of sexual harassment, ये सब ग्राउंड में अगर तुमने रिमूव कर दिया तो उसको एक सिंगल पेनी बोनस देने का दरकार नहीं. If such an employee has been reinstated back with wages, then he shall be entitled to full bonus, held in the case of ONGC versus श्याम कुमार सहगल. तो पूरा लिख कर आना अच्छे से. यू नो दिस आंसर. सेक्शन नंबर 29 चेक करो. सेक्शन नंबर 29 है कोड का, लिख लो. लिख लोगे इसको खुद से, कॉपी में दिखा दे. चलो कॉपी में भी देख लो, लिखा हुआ है सब. जो बच्चे डर रहे हैं पता नहीं कॉपी में कहाँ है, उनको भी दिखा दे, सब लिखवाया हुआ है. एकदम फर्स्ट क्लास में करवाया था ये मैंने. ये रहा देखो, पूरा एज इट इज लिख कर आना है. Entire outstanding bonus of an employee shall be deducted if an employee is dismissed by the employer on any of the following ground. अब ग्राउंड को चार्ट फॉर्म में मत लिख कर आना 1 2 3 4. तो मैम आप जब लिखवाते हैं तो क्यों चार्ट बनवाते हैं? फॉर बेटर रिटेंशन, बेटर प्रेजेंटेशन. एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, एग्जाम में 1 2 3 4, ठीक है, ऊपर नीचे डायग्राम चार्ट ये सब एग्जाम में नहीं बना के आना है. ओके, तो ये पूरा एज इट इज लिखना है. लिख लोगे, लिख लो रेफर सेक्शन 29 और फिर लास्ट में ये भी लिख देना. इफ ही इज reinstated with back wages, then he shall be entitled to full bonus without any deduction, held in the case of ONGC versus श्याम कुमार सहगल. लिख लोगे ये पूरा का पूरा as it is. fraud, riotous behavior, theft और convicted because of sexual harassment, disqualification from receiving bonus. लिख लो as per section 29. चारों ग्राउंड्स लिख लो ताकि याद रहे. एंड ऑल्सो द केस स्टडी. राइट ऑन द 4 ग्राउंड्स एंड देन द केस स्टडी.
ओके, कर लोगे? चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, और केस लॉ भी लिख देना यहाँ पे, ठीक है? कि अगर उसी एम्प्लॉय को जिसको तुमने निकाला है वापस काम पे लगा लिया, याद है हमारे क्लास में एक एम्प्लॉय था, उसको निकाला, उसकी बीवी आ गई, उसको लेके रोने धोने लग गई, फिर मैंने रख लिया इमोशनल होकर, याद आ रहा है ये सब केस? फिर अब हम बोनस डिडक्ट नहीं कर सकते, वो लाइन में खड़ा है बोनस लेने के लिए, मेरे को पूरा देना पड़ेगा। आई कैन नॉट इवन डिडक्ट ऑल्सो। मैम क्यों फाइनेंशियल लॉस कॉज करते तो डिडक्ट कर सकते? नहीं, वहां पे अब ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि एक बार तुमने निकाल दिया मतलब रख लिया, मतलब ही इज एलिजिबल टू रिसीव बोनस, यू कैन नॉट कट इवन अ सिंगल पेनी। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड सेम क्वेश्चन, रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस सेम, देख रहे हो दो बार आया हुआ है, लिख लो सेम एज अबव, सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 4 4, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव ऑलरेडी डन इट। आगे बढ़ो। इंस्पेक्ट द प्रोविजंस ऑफ द कोड रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, इंस्पेक्ट नहीं है वो, एक्सप्लेन है, इंस्पेक्टर का इंस्पेक्ट हो गया। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ आईसीएफ एंड एक्सप्लेन देयर पावर। ऑलरेडी यू नो द आंसर गाइस, चलो बताना चालू करो, पहले खोलो सेक्शन 51, प्लीज ओपन सेक्शन 51 ऑफ द कोड। आईसीएफ वगैरह का अपॉइंटमेंट पूरा लिखवाया था, पावर्स भी लिखवाया था अलग से, खोलो 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 जल्दी से। आईसीएफ पूरा अपॉइंटमेंट का प्रोसेस लिखवाया आईसीएफ का। वैसे वही वाला है, यहाँ पे अलग से लिखवाए थे ना तुम लोग को, लास्ट में वर्ड्स एंड लिखवाए थे ना, ये रहा देखो, ये रहा चैप्टर 7 में सेक्शन 51। एजी अपॉइंट करेगा आईसीएफ को, और वो पावर वो एक्सरसाइज करेगा जो उसको असाइन किया गया इन रिस्पेक्ट ऑफ वन एस्टैब्लिशमेंट इन सच एरिया, ठीक है? और फिर उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, आईसीएफ का पावर क्या, पावर अलग से मैंने लिखवाया है, देखो ये रहा पावर, यू अंडरस्टैंडिंग, पूरा सेक्शन 51 चैप्टर 7 लिखो जल्दी से। एजी टू अपॉइंट आईसीएफ बाय नोटिफिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड, एजी टू अपॉइंट आईसीएफ for the purpose of this code to exercise such power such area as may be assigned। एजी अपॉइंट करेगा आईसीएफ को, पूरा लिखो फर्स्ट पैराग्राफ। सेक्शन 51 ऑफ द कोड, एजी टू अपॉइंट आईसीएफ बाय नोटिफिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड। और पावर तुमको याद है इसका क्या क्या पावर था? हाँ, कोई भी पर्सन जो उसको लग रहा है एम्प्लॉई है एस्टेब्लिशमेंट का, उसको बुला सकता है, उससे एविडेंसेस ले सकता है, एग्जामिन कर सकता है, उसको सीज कर सकता है, कॉपीज रजिस्टर डॉक्यूमेंट वगैरह उठा के ले जा सकता है। और एक तुम्हारा फेवरेट सच अदर पावर एज में बी प्रेस्क्राइब, याद है ये सब? देखो, एग्जामिन एनी पर्सन जो प्रीमाइसेस में दिख रहा है एंड बिलीव टू बी अ वर्कर, किसी भी इंसान को इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, सर्च सीजर कॉपीज रिटर्न वगैरह ले जा सकता है, एजी के नोटिस में ला सकता है कि लॉ को या कोड को ठीक से कंप्लाई नहीं कर रहा है कहीं पे कोई एस्टैब्लिशमेंट कोई एम्प्लॉयर, एंड सच अदर पावर एज में बी प्रेस्क्राइब, ये पूरा का पूरा लिखाया हुआ है। और किसी भी बंदे से अगर इन्फॉर्मेशन मांगता है, ही इज बाउंड टू गिव द इन्फॉर्मेशन टू आईसीएफ एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द बीएनएस, है ना? और सीआरपीसी अप्लाई अगर सीजर हो रहा है तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर शैल अप्लाई इन केस ऑफ सीजर, अगर आईसीएफ सीजर प्रैक्टिस कर रहा है तो। पूरा याद है पावर लिखवाया हो कॉपी में? तो जल्द से शॉर्ट में लिख लो, एग्जामिन, सीक फॉर इंफॉर्मेशन, सर्च सीजर, सर्च सीजर, bring to the notice of AG for non-compliance of this code, bring to the notice of AG for the non-compliance of the code, such other power as may be prescribed। ठीक है, और ये बीएनएस और सीआरपीसी का भी जिक्र कर देना वहां पे, ये सब इंप्रेशन देगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा। इज इट डन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
अपीलेट मैकेनिज्म ऑलरेडी वी हैव डन। अभी तो 49 भी बता दिए थे ना साथ साथ। क्या लिखोगे? अगर 45 में जो ऑर्डर पास किया है अथॉरिटी, उससे कोई भी पर्सन अग्रीव्ड है, सो ही में फाइल एन अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी, एंड अपीलेट अथॉरिटी को आपको अगर अपील फाइल करना है विद इन 90 डेज ऑफ द ऑर्डर पास अंडर 45 करना होगा। फर्दर 90 डेज का मैक्सिमम एक्सटेंशन मिल सकता है अगर रीजनेबल कॉजेज एग्जिस्ट है, रीजनेबल रीजंस वगैरह आप शो करते हो। और एक चीज बोला है कि जो अपीलेट ऑफिसर है एजी अपॉइंट करेगा नॉट एटलीस्ट वन रैंक अबव द रैंक ऑफ द ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 45 होना चाहिए। उसके ऊपर का एक रैंक का कम से कम होना चाहिए। याद आ रहा है आपको ये सब? तो वही है अपीलेट मैकेनिज्म। 49 सेक्शन 49 में था ना, लिख लो। फिर एक चीज याद है कि यहाँ पे रिकवरी डिस्पोजल कैसे करते हैं केस का। एम्प्लॉयर को जो भी ये क्लेम वगैरह पास करेगा कंपनसेशन, तो ये खुद नहीं रिकवर करता है, अथॉरिटी को बोलता है ना रिकवर करने के लिए। और फिर अथॉरिटी, अगर एम्प्लॉयर नहीं किया तो अथॉरिटी वही कलेक्टर और डीएम को बोलेगा रिकवर करने द सेम मैनर जो हम लोगों ने 45 में किया था। तो वही सेम चीज दोबारा लिखना है ना, याद है? सो अपीलेट अथॉरिटी क्या करेगा बताओ? किसको बोलेगा? आस्क द अथॉरिटी अंडर सेक्शन 45 ना, टू कलेक्ट द क्लेम्स ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर। अब वो पूरा मैनर लिख लेना जो 45 में तुमने किया, सेम टू सेम। याद है ये सेम था यहाँ पे। अब आगे का लिख लेना खुद से। समझ गए कैसे लिखना है आंसर? कोई दिक्कत है? मैनेजेबल? यस और नो? अब देखोगे यहाँ पे लिखाया हुआ है, लिखाया हुआ है कि नहीं बोलो? देखो ये रहा। आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो है, अपीलेट अथॉरिटी जो ऑर्डर पास किया उसको कौन रिकवर करेगा? अथॉरिटी अंडर 45। वही सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी वगैरह उसको इशू करेगा डीएम वगैरह, जैसे डिस्कस्ड अबव सेम एज। यहाँ भी मैंने नहीं लिखवाया था, मैंने बोला एज डिस्कस्ड अबव। तो एग्जाम में क्या डिस्कस्ड अबव लिख कर आओगे क्या? पूरा लिख देना वो सब। इज इट ओके? और 90 डेज एक्सटेंशन सारे ही पॉइंट लिख लिया ना हम लोगों ने, ये लिख कर आना है बस, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपाउंडिंग मैकेनिज्म, दिस ऑल्सो वी हैव डन। कंपाउंडिंग मैकेनिज्म किसके लिए होगा? फॉर दोज ऑफेंसेस विच आर पनिशेबल विथ आइदर ओनली फाइन्स या फाइन और इम्प्रिजनमेंट। यानी कौन सा ऑफेंसेस कंपाउंडेबल नहीं है? विच आर पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ओनली, या फिर विथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। याद है? नो कंपाउंडिंग कैन बी डन फॉर following two offenses. Offenses punishable
या फिर ऑफेंसेस और फिर ये भी था नो कंपाउंडिंग कैन बी डन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस। याद करो 5 साल के अंदर विच हैज बीन फॉर विच प्रीवियसली द एम्प्लॉय हैज बीन कॉन्विक्टेड, पहले से कॉन्विक्ट हो चुका है, या फिर जिसके लिए ऑलरेडी पहले से कंपाउंडिंग हो चुका है एंड द सेम ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, सिमिलर ऑफेंस हैज बीन कमिटेड अगेन in respect of similar offenses which has been क्या for which compounding has been done previously या for which the person has been convicted previously in a period of 5 years, तो उसके लिए भी कंपाउंडिंग वगैरह नहीं हो सकता। और फिर ये भी था कि जब ऑर्डर पास की ऑफिसर ने कंपाउंडिंग करने के लिए तो तुमको उसका पेमेंट करना, अगर तुमने पेमेंट नहीं किया तो फिर कितना लग जाएगा, जो नॉर्मल ऑफेंसेस का मैक्सिमम फाइन है प्लस 20% ऑफ द मैक्सिमम फाइन, याद है। और कंपाउंडिंग फाइन कितना लगता है 50% ऑफ द फाइन, तो वो सब पूरा लिख कर आना है आपको, ठीक है। कंपाउंडिंग था ना, कंपाउंडिंग के लिए तो कंपाउंडिंग फाइन कितना लगता है 50% ना। एंड इफ ऑर्डर नॉट कंप्लाइड तब क्या, फाइन तो पूरा लगेगा प्लस, था ना ये सब पूरा लिख कर आना होगा। ठीक है, अब चलो एक बार यहां से भी दिखा दे तुम लोग को फॉर योर सेटिस्फैक्शन। ये रहा देखो, देख लो कंपाउंडिंग फीस 50%, और किसको फाइल करना है बताओ, गैजेटेड ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय एजी कैन नॉट बी कंपाउंडेड व्हाट ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, ठीक है। और एक ये भी लिख देना कि वंस कंपाउंडिंग हैज बीन डन तब कोई प्रोसिक्यूशन वगैरह आप इनिशिएट नहीं कर सकते, दैट केस डीम टू बी क्लोज हो जाएगा। और अगर तुमने कंप्लाई नहीं किया तब क्या बोला बताओ, जो नॉर्मल फाइन है वो तो लगेगा प्लस 20% ऑफ द मैक्सिमम फाइन। फिर ये भी बोला कंपाउंडिंग कब परमिसेबल नहीं है, अगर विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years कमीशन ऑफ सिमिलर ऑफेंस व्हिच वाज अर्लियर कंपाउंडेड या कमीशन ऑफ सिमिलर ऑफेंस फॉर व्हिच द पर्सन वाज प्रीवियसली कॉन्विक्टेड, दोबारा आपने किया है विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years। ये सब पूरा लिख कर आना, पूरा चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पे अच्छे से 56 का कॉपी में, अंडरस्टैंडिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्रिटिकली मतलब बोल रहा है आपको एक्सक्लूजन भी लिख कर आना है बेसिकली। एंड हाउ डज इट इंक्लूसिवली नेचर इफेक्ट कवरेज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द वर्कर। याद है एम्प्लॉय का डेफिनेशन लिखाया था, एक पर्सन जो एम्प्लॉयर अपॉइंट किया, मैनुअल, टेक्निकल, सुपरवाइजरी, स्किल्ड, अनस्किल्ड, था ना ये सब, निकालो। और इसके अंदर याद है वो आर्म्ड फोर्सेस यूनिट्स या पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स के एम्प्लॉयज वगैरह इसके अंदर नहीं आते, एक्सक्लूड होते हैं। फुल डेफिनेशन लिखा हुआ है कॉपी में एम्प्लॉय का। एकदम स्टार्टिंग में देखो लिखवाया था, एकदम स्टार्टिंग में, ये रहा देखो लिखवाया हुआ है ना ये, तो यही तो तुमको लिख कर आना है, समझ में आ रहा है। लिखो, चलो क्या लिखोगे बताओ, व्हाट विल यू राइट। एक्सक्लूड क्या हो गया, एक्सक्लूड इसमें लिखोगे अप्रेंटाइज, मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, इंटर्न, ये सब क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया, इन लोग इसके अंदर नहीं आता, ठीक है। और यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखा हुआ, मींस एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड इन एस्टैब्लिशमेंट टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, लास्ट में लिखवाया था ना यहाँ पे, यही पूरा लिख कर आना है। लिख लो वहां पे जल्दी से, नहीं तो एग्जाम में ढूंढते रहोगे कहाँ लिखो। देखो एम्प्लॉय मींस एनी पर्सन, एम्प्लॉय मींस एनी पर्सन employed in an establishment, लिख लो employee means any person employed in any establishment, employee means any person employed in any establishment to do any kind of work, to do any kind of work, to do any kind of work like technical, skilled, unskilled, semi skilled,
मैनुअल, सुपरवाइजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, whether terms of employment are expressed or implied। और यहाँ पूछा है ना किसको एक्सक्लूड करता है, तो तुमको लिखना पड़ेगा एक्सक्लूड्स में किसको किसको एक्सक्लूड करता है, अलग से तुमको लिखना पड़ेगा। लिखे तो डेफिनेशन, और क्या लिख रहे हो, लिखो इट एक्सक्लूड्स। अलग से पूछा है ना क्वेश्चन में, इट एक्सक्लूड्स किसको, लिखो इट एक्सक्लूड्स अप्रेंटाइज, इंटर्न, इट एक्सक्लूड्स नंबर 1 अप्रेंटिस, नंबर 2 intern, number 3 member of the armed forces of the union, number 3 members of the armed forces of the union। हो गया। एक्सक्लूड्स में लिख लो अप्रेंटाइज, इंटर्न, मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन। जल्दी बोलो, हो गया क्या, हटा दें, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। वेजेस इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ मॉनिटरी रेमुनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजेस क्या है, जो एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, चाहे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस हो या एम्प्लॉयड। 3 चीज आता है तुमको पता है, बेसिक, डीए, रिटेनिंग अलाउंस। क्या नहीं आता, बोनस नहीं आता, एचआरए नहीं आता, कन्वेंस नहीं आता, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कमीशन पेबल, था ना इतना सारा, देखो इतना सारा एक्सक्लूजन है, ये पूरा ही तो लिख कर आना है। फिर ये भी था सीलिंग लिमिट, अगर ये सब एक्सक्लूजन मिलाकर 50% हो रहा है तो एक्सेस को रेमुनरेशन मानकर एड बैक कर दिया जाएगा वेजेस से। पूरा लिख लो जल्दी से, शॉर्ट में लिख लो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि वेजेस क्या है। सो राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि वेजेस क्या है। तो खाली इतना लिख लो, बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस। आर ए मतलब रिटेनिंग अलाउंस, और एक्सक्लूड्स क्या क्या करेगा, बोनस, कमीशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, और क्या एक्सक्लूड कर रहा था, हाउस रेंट अलाउंस, है ना, ये सब सर्विसेज वगैरह जो तुम एमिनिटीज वगैरह प्रोवाइड करो वो सब एक्सक्लूड कर लोगे मैनेज वाया कॉपी में। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्प्लॉयर का स्टैट्यूटरी ड्यूटीज क्या है सेफ हेल्थ और वर्किंग कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयज मेंटेन करने के लिए, बताओ। तुम लोग को याद होगा, ये तुम लोग को ऑलरेडी कहाँ पे करवाया हुआ है बताओ, OSHWC, सेफ वर्किंग कंडीशन। तो OSHWC का कोड का हो गया ना क्वेश्चन, था ना एम्प्लॉयर का अलग से स्पेसिफिक ड्यूटी, एम्प्लॉयर का भी था, एम्प्लॉय का भी था, जनरल ड्यूटी भी था, स्पेसिफिक ड्यूटी भी था, तो वही तो लिख कर आना है। OSHWC का क्वेश्चन हो गया ये, देखोगे OSHWC कोड खोलोगे, वहां पे मैंने पूरा लिखवा रखा है, एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय दोनों का अलग से चार्ट बनाकर ड्यूटीज लिखा था तुमने। देखो ये रहा, था ना ये सब, जनरल मेजर्स, एडुकेट, वॉशिंग फैसिलिटी, ये सब सब कुछ लिख कर आना है इसमें तुम। जनरल मेजर्स वेलफेयर के लिए क्या है, ठीक है, स्पेसिफिक मेजर्स दिख रहे हैं, ये पूरा लिख कर आना है। देखो दिस वन, एम्प्लॉयर का जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मेंटेन करेगा, और स्पेसिफिक मैटर क्लीननेस, हाइजीन, वेंटिलेशन, ये सब था ना, एंड वेलफेयर के बारे में भी लिख देना, पूरा ही लिख कर आना है, कर लोगे, है ना, जनरल ड्यूटी, स्पेसिफिक ड्यूटी, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, एडुकेट, लाइटनिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, ओवरक्राउडिंग नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम डस्ट, फ्यूम्स, वेंटिलेशन, क्लीननेस, हाइजीन, लिख लो शॉर्ट में जल्दी से। क्वेश्चन में देखो तुम पूरा रीड करो क्या क्या बोला है, एम्प्लॉयर का जनरल ड्यूटी क्या क्या चीज के लिए बोला है, रीड करो।
पढ़ो, रीड करो, क्वेश्चन में क्या बोला है, रीड करो पूरा एक बार। हेल्थ, सेफ्टी और वर्किंग कंडीशन बोला है ना, वेलफेयर नहीं बोला है, तो खाली यही वाला लिख कर आना। उसमें वेलफेयर बोलेगा तब तुम ये लिखते, बट वेलफेयर तो बोला ही नहीं है ना, यू डोंट हैव टू राइट दिस, यू जस्ट हैव टू राइट दिस। लिख लो। क्लीननेस, हाइजीन, वेंटिलेशन, ह्यूमिडिटी, environment free from dust, humidification, ventilation, adequate drinking water, potable drinking water, prevent overcrowding, ये सब। लिख लो इसको पूरा अच्छे से, नहीं तो ढूंढते रहोगे एग्जाम में कहाँ पे है इसका आंसर, कोड ऑन वेजेस में ढूंढते रहोगे, OSHWC का आंसर है। हो गया क्या? डन? अंडरस्टूड क्या क्या लिख कर आना है? एक बार बोल दो फिर से क्या क्या लिखोगे। एम्प्लॉयर का ड्यूटी है कि वर्कर लोग को सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करे बाय प्रोवाइडिंग क्लीननेस, हाइजीनिक एनवायरनमेंट, वेंटिलेटेड एरियाज, environment free from dust, fumes, adequate ventilation, humidification, potable drinking water, avoiding of overcrowding, adequate lighting, and also urinal etc. facilities separately, separate toilets for male, female, transgender, etc. employees. Okay, this is done. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलियंट फीचर ऑफ कोड ऑन वेजेस। तो फर्स्ट टॉपिक ही मैंने स्टार्ट ही इसी से किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम फ्लोर वेज, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस कोड, फिर उसके बाद जेंडर इक्वालिटी, याद है ना ये सारा पॉइंट्स, सेलियंट फीचर्स ऑफ द कोड, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये सब आपको लिख कर आना है, देख लो। ये देखो पूरा अच्छे से लिखा है, यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस, फ्लोर वेज, वेज फिक्स का क्राइटेरिया, जेंडर इक्वालिटी, यूनिवर्सल कवरेज, ओवरटाइम कंपनसेशन, कंपाउंडिंग, रिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंस, एंड IFC आ गया नया, पहले इंस्पेक्टर हुआ करता था। तो इसमें से कोई भी 6-7 पॉइंट लिख दोगे आप, सेलियंट फीचर, खाली हेडिंग लिख लो 6-7 पॉइंट, बिना देखे लिखो हेडिंग हेडिंग खाली। मिनिमम वेजेस यूनिवर्सली एप्लीकेबल, सबको मिलेगा, पहले खाली कुछ एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर एप्लीकेबल था, अभी सारे एस्टैब्लिशमेंट्स पे अप्लाई कर दिया है। पहले जो पुराना कोड था ना वो खाली 30% ऑफ द एम्प्लॉयज को कवर करता था, अभी ये सबके ऊपर अप्लाई कर दिया गया। फ्लोर वेज, जेंडर इक्वालिटी, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंस, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, सब लिखो ये सब। यूनिवर्सल मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस, मिनिमम फ्लोर वेज, ठीक है, क्राइटेरिया फॉर वेज फिक्सेशन, जेंडर इक्वालिटी, ओवर टाइम बोल रहा है कम से कम ट्वाइस द नॉर्मल रेट देना पड़ेगा, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस तो तुम पूरा पढ़े हो ना अभी दुनिया भर का पॉइंट्स, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंस, टाइमली पेमेंट बोल रहा है, वेजेस वगैरह का होगा, IFC replacing the inspectors, ICF not IFC, ICF,
ठीक है ना, मैनेजेबल, चले श्योर, कैसा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है? लेकिन इसमें लर्न भी करना पड़ेगा, अब ये सब पॉइंट याद नहीं रहेगा तो कैसे लिखोगे, खाली समझने से नहीं होगा। कल टेस्ट है OSSWC का, परसों टेस्ट है कोड ऑन वेजेस का, तो प्लीज घर पे पढ़ाई करो। चलो नेक्स्ट, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ बोनस। याद है इतना सारा लिमिट पड़ा था, रेड क्रॉस सोसाइटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, सीमैन वर्कर, डॉक वर्कर, याद है LIC, इंश्योरेंस कंपनीज, नाबार्ड, याद है गवर्नमेंट PSU अंडरटेकिंग एम्प्लॉयज, इन लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं करता ना, पूरा कितना सारा लिस्ट लिखवाया था, तो वही तो लिख कर आना है। खोल लो जल्दी से, चलो रिवाइज करो मेरे साथ साथ, किसके किसके ऊपर अप्लाई नहीं करता बोनस का प्रोविजन, आ जाओ। एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बाय एनी इंश्योरर कैरिंग और जनरल इंश्योरेंस या LIC, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बाय RBI या सीमैन, डॉक वर्कर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, PSU का एम्प्लॉय या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, रेड क्रॉस सोसाइटी, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का एम्प्लॉयज, IFCI, UTI, नाबार्ड, IDBI, सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, कितना सारा है। कोई भी 7 पॉइंट लिख देना, मार्क्स मिल जाएगा। इज इट ओके? लिख लो जल्दी से कॉपी में, कोई भी 5-6 पॉइंट तो लिखो एटलीस्ट, राइट डाउन, यू विल रिवाइज इट। कोई भी 5-6 पॉइंट लिखो जल्दी से, चलो लिखो, एनी 5 to 6 पॉइंट्स, राइट डाउन। लिखो जल्दी जल्दी लिखो। हो गया, नाबार्ड, UTI, IFCI सब लिख लिया। इन लोग का एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज ना ऑफ सिडबी, सिडबी का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बचपन में पढ़ा होगा ये सबका फुल फॉर्म, लिख देना एग्जाम में। कर लोगे मैनेजेबल? देखो लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एडवाइजरी बोर्ड भर भर के किया है, दोनों के बारे में लिख कर आना है, क्योंकि देखो यहाँ कुछ बोला नहीं है किसके बारे में। यू हैव टू राइट अबाउट स्टेट एडवाइजरी बोर्ड एज वेल एज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। याद है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का कॉम्पोजिशन डिस्कस किया था, इक्वल रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर, याद है रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एम्प्लॉयर, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एम्प्लॉय, इक्वल इन नंबर एंड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट नॉट एक्सीडिंग 1/3 इन नंबर, फिर 5 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और इसमें सब मिलाकर कम से कम 1/3 महिला होनी चाहिए, विमेन मेंबर्स होनी चाहिए, याद है ये सब। और फिर वैसे ही हाँ वो तो हो गया, इंडिपेंडेंट पर्सन नॉट एक्सीडिंग 1/3, हाँ, और एक चेयरपर्सन, वेरी गुड, इंडिपेंडेंट में से एक चेयरपर्सन अपॉइंट करना होगा। और इसमें भी यही था, बस वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द SG नहीं था, बाकी सब सेम था। और इन लोग सेंट्रल गवर्नमेंट AG वगैरह को एडवाइस दे रहा है ना, फिक्सेशन ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस का अमाउंट, फिर वुमेन का पार्टिसिपेशन, increased opportunity to women in employment and extent to which women worker can be employed, था ना, nature and extent of the employment to which women worker can be employed in the establishment, वो सभी लोग क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब करता है, याद आ रहा है। और फिर स्टेट एडवाइजरी बोर्ड चाहे तो अपने अंदर कमिटी भी अपॉइंट कर सकता था, कमिटी एंड सब कमिटी, जिसका कॉम्पोजिशन इसी तरह से रहेगा, और इनका पीरियड क्या रहेगा, एज में बी प्रेस्क्राइब, टेन्योर क्या रहेगा एडवाइजरी बोर्ड का, एज में बी प्रेस्क्राइब। तो रोल कॉम्पोजिशन सब आपको लिख कर आना है, खोलो चलो खोलो, लिखवाया हुआ कॉपी में, रिवाइज कर लो यहाँ से, पूरा अलग से इसको लिखवाया हुआ चार्ट फॉर्मेट में, एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। ये देखो 42 सेक्शन 42 चैप्टर 5 सेक्शन 42 देख रहे हो,
सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का कॉम्पोजिशन क्या है? रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर, रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉय, इक्वली नंबर, इंडिपेंडेंट पर्सन, नॉट एक्सीडिंग 1/3, याद है? और इसी से एक चेयरपर्सन, 5 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एसजी एंड 1/3 शैल बी वुमेन मेंबर्स। इन लोग का रोल क्या है? एडवाइस करेगा ना सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर फिक्सेशन रिविजन ऑफ मिनिमम वेजेस, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वुमेन को प्रोवाइड करना है, एंड एक्सटेंड टू विच वुमेन में बी एम्प्लॉयड एंड एनी अदर मैटर रिलेटेड टू दिस कोड। क्लियर है? फिर उसके बाद स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का कॉम्पोजिशन सेम, बस वो 5 एसजी वाला चीज नहीं है, बाकी पूरा सेम है। और इन लोग अपने अंदर कमिटी सब कमिटी अपॉइंट कर सकता है, इनका रोल भी वही सेम था। और एडवाइजरी रोल में फैक्टर्स क्या क्या वो लोग कंसिडर करेगा बिफोर गिविंग एनी रिकमेंडेशन? एस्टैब्लिशमेंट में कितनी वुमेन ऑलरेडी है, नेचर ऑफ वर्क कैसे, आवर्स ऑफ वर्क क्या है, सुटेबिलिटी है वुमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए कि नहीं, ठीक है। और टर्म्स के लिए क्या बोला था? एज में बी प्रेस्क्राइब। और अपना प्रोसीजर लोग खुद रेगुलेट करेगा, और कमिटी सब कमिटी का इन द मैनर प्रेस्क्राइब बाय द एजी इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब। तो लिख लो चैप्टर 5 का सेक्शन 42 पूरा स्टेट करके आना है। चैप्टर 5 सेक्शन 42 देखो। तो वी हैव डन 16 क्वेश्चंस इन टुडे सेशन। तो अब देखो ऑलमोस्ट बहुत चीज हमने कवर किया आज के सेशन में, और बहुत सारा क्वेश्चंस किया, और सारा का सारे ही क्वेश्चन कहाँ से है? कॉपी से। कुछ भी आपको लगा ऐसा बाहर, और ये सब क्वेश्चन आया हुआ भी है पीछे, देख रहे हो? ईयर्स भी लिख दिया मैंने कब आया है, टर्म भी लिख दिया ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो इससे बेटर नहीं हो सकता। ओएसएस डब्ल्यूसी में ऑलरेडी 26 क्वेश्चन किया था, 26, यहाँ 16 कर लिया। तो दोनों को अगर आप एग्रीगेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 40 क्वेश्चंस वी हैव डन। समझ में आ रहा है? 14 से भी ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, 40 से भी ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, 40 to 45 क्वेश्चंस वी हैव डन सो फार, खाली 2 कोड मिलाकर। तो आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग, मजा आ रहा है आपको करके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया कोड स्टार्ट करेंगे, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे मेरे दोस्तों। कल आपको टेस्ट देना है किसका? OSSWC का। और फिर संडे आपको टेस्ट देना है COW का, काऊ का, कोड ऑन वेजेस काऊ, ठीक है। तो कल OSSWC और परसों काऊ का टेस्ट दोगे, मतलब कोड ऑन वेजेस का। मेरे साथ साथ करोगे तो तुमको लॉ बहुत इजी लगेगा। समझ में आ रहा है? कंपनी लॉ इज टेक्निकल, लेबर लॉ इज वेरी इजी, और थोड़ा सा थियोरेटिकल है। और थियोरेटिकल में तुमको लगेगा नहीं, मेरे साथ साथ करोगे तो। सेम डे पढ़ो, मजे से पढ़ो, देखो एकदम इजी लगेगा। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है? आज ही घर जाकर पूरा का पूरा 16 क्वेश्चन लिख लेना। अब जो बच्चा बोलेगा हट मैम का क्या जाता है बोलने में, सब तो है आंसर लिखा हुआ, हट कौन लिखेगा यार, बेकार, हाथ दुखेगा फालतू का, क्लास में लिखवाइए फिर बोलती है घर पे दोबारा लिखने, पागल हो गई है ये तो। अभी लिख लोगे ना, तुमको समझ में आ रहा है, तुम गंगा नहा लोगे, तुम भूलोगे नहीं, मेरा गारंटी है। और यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, तब मेरे को दुआ में याद रखोगे। अभी तुमको मेरा अहमियत नहीं समझ में आएगा, तुमको मेरा अहमियत एग्जाम के पहले या एग्जाम वाले दिन समझ में आएगा। अभी तुमको यही लगेगा पागल है ये, बट यही पागलपंती तुमको अपने अंदर लेकर आना है। जो बोला है उसको फॉलो करो पत्थर का लकीर की तरह। यू आर स्टडिंग फ्रॉम अ रैंक होल्डर हु नोज हाउ टू गेट द रैंक। ऐसे ही टर्म पे टर्म एयर वन नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो जो बोल रहे हैं उसको समझो और फॉलो करो। खुद का तो तुम्हारा बुद्धि है नहीं, तो जो हम बोल रहे हो फॉलो करो ना। आज ही घर जाकर कोड ऑन वेजेस का पूरा क्वेश्चन आंसर दोनों लिखोगे कॉपी में, क्वेश्चन नहीं खाली आंसर। समझ में आया? देख के नहीं लिखना है, पूरा रिवाइज कर लो। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है सारा, कोई ऐसा केस स्टडी तो है नहीं। हाँ बीच में कहीं अटक रहे तो कॉपी खोल के देख लेना, तो इससे क्या होगा, देखने से तुमको याद रहेगा, फिर भूलोगे नहीं दोबारा। समझ में आ रहा है? तो आज पहले पूरा 2 से 3 घंटा रिवाइज करो कोड को, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करो। 5 घंटा 6 घंटा दो इस चैप्टर को, फिर कभी दोबारा टाइम नहीं देना पड़ेगा। फिर जितनी बार रिवाइज करोगे आधी 1 घंटे में मैक्सिमम रिवाइज हो जाएगा। बट आज ये वाला प्रोसेस फॉलो करो, ठीक है। सो कैन आई होप, कैन आई एक्सपेक्ट यू आर गोइंग टू फिनिश द क्वेश्चन आंसर्स बाय मंडे? Monday you will give me your copy to check, and online students can give me the email PDF. I'll check and give it back to you. ठीक है, चलो, let us keep the class till here. Thank you so much. Enjoy your day. Bye.